हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर एमसीक्यूज यूपीएससी 2021 के लिए। अभी तक मैंने आर्ट एंड कल्चर और लगभग 50% एनवायरमेंट इकोलॉजी, जिसमें मैंने स्पीशीज़ इन न्यूज़ यानी कि प्लेसेस इन न्यूज़, वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में रहे वो कवर किया है, और मैंने जितने भी स्पीशीज़ हैं वो न्यूज़ में है वो कवर किया है। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी लगभग 50% तो मैंने कवर कर लिया है और आर्ट एंड कल्चर पूरा फिनिश कर दिया है। अब मैं साइंस टेक शुरू कर रहा हूं और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी भी सीरीज़ पैरेलल चलती रहेगी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है 6 से 7 वीडियोज़ में मैं कवर करूंगा। एमसीक्यूज़ या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 6 to 7 रहेंगे। मैं एक वीडियो में 11 एमसीक्यूज़ कराऊंगा आपको और सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर कवर कर लूँगा। तो ये है सेट 1, ये बाइलिंगुअल रहेगी सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी जो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस है, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता में है। तो इनके वैज्ञानिकों ने, ये प्रोफेसर समीर पाल और उनका ग्रुप है, उन्होंने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है AJO नियो। ठीक है, एजो नियो। तो ये मशीन किस लिए बनाई है, इस मशीन का यूज़ क्या है? तो आपके 4 ऑप्शन ये हैं। कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें जो लंग सेल का एपोप्टोसिस होता है उसको मेजर करने के लिए, पल्स ऑक्सीमेट्री करने के लिए बच्चों की मोलिकुलर लेवल पे, बच्चों के अंदर जो बिलिरुबिन लेवल है उसको मेजर करने के लिए, या डीएनए जीन मैपिंग करने के लिए कंजेनिटल सिकल सेल एनीमिया में जो डिफेक्टेड जीन है उसकी जीन मैपिंग करने के लिए। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में नियोनेटल बिलिरुबिन लेवल जो है उसको मेजर करने के लिए। ये बिलिरुबिन क्या होता है? अगर बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उससे एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं जॉइंडिस। क्या बोलते हैं उसे? जॉइंडिस। और बच्चों में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं कर्निकटेरस, जिसमें बच्चों का ब्रेन डैमेज हो जाता है, राइट। और कर्निकटेरस जो है उसकी वजह से भी हमारे जो शिशु है, जो बेबी है, उसके ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो कर्निकटेरस से ब्रेन डैमेज हो सकता है। और जॉइंडिस क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन टूटता है तो ग्लोबिन तो एक प्रोटीन होता है, वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो हीम होता है, हीम टूटता है और उससे फिर बिलिरुबिन बनता है। क्लियर? तो जो हीमोग्लोबिन में हीम वाला पार्ट है वो जब टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चों में कर्निकटेरस कम हो, उसको अच्छे से हम डायग्नोज कर पाएं, उसके लिए ये नियोनेटल बिलिरुबिन लेवल मेजर करने के लिए मशीन बनी है एजो नियो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से एक स्पार्क प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, स्पार्क प्रोजेक्ट, राइट। तो स्पार्क प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? स्पार्क प्रोजेक्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने स्टार्ट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम आज बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया था। ये जो प्रोजेक्ट है ये सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस को डिवाइस करने के लिए है, सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, ये ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए नहीं है ये प्रोजेक्ट। ये HRD मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा है और स्पार्क की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बेसिकली इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ और विदेश की यूनिवर्सिटीज़ मिलके रिसर्च करती हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है स्पार्क प्रोजेक्ट। और स्पार्क प्रोजेक्ट इसलिए किया गया है जिससे भारत के जो इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, उनमें रिसर्च की जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जा सके। ये है स्पार्क प्रोजेक्ट, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये इसरो से रिलेटेड है। इसरो ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम है इन स्पेस, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इन स्पेस ये दूसरा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार ने बनाया है पिछले 2 सालों में। ठीक है, पिछले 2 सालों में ये दूसरा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इन स्पेस जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इन स्पेस जो है वो इन स्पेस की मदद से जो प्राइवेट कंपनी हैं वो
इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज कर पाएंगी। क्या इसलिए बना है इन स्पेस, देखते हैं। देखो पहला जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। ये दूसरा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार ने बनाया है 2 सालों में। इससे पहले एक और बनाया गया था। 2019 का जो बजट था उसमें सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड था, राइट। ये एक कमर्शियल आर्म की तरह काम करता है, इसरो का कमर्शियल आर्म की तरह काम करता है। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो मार्केटिंग करती है इसरो की, NSIL, क्लियर। तो ये दूसरा है, ये ठीक है। फिर ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करेगा, ये भी ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है। इसके एक मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो इसको लीड करते हैं। इन स्पेस जो है ये प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेगा कि वो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर पाए, ये भी ठीक है। तो इसमें सारे ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। अब देखिए आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। NSIL में और इन स्पेस में अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो NSIL का मेन काम क्या है? NSIL का मेन काम यह है कि इसरो की जो टेक्नोलॉजी है उसको मार्केट करे और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लेकर आए, राइट। वो क्लाइंट लेकर आए जिन्हें स्पेस सर्विसेज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इसरो जो है वो दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। तो दूसरे कंट्रीज को जाके पिच करो कि भाई हमारे पास ये है, हम आपका सैटेलाइट छोड़ेंगे, हम आपका सैटेलाइट काफ़ी कम दाम में छोड़ेंगे कंपेयर टू नासा, कंपेयर टू CNSA या जो दूसरे स्पेस एजेंसी हैं। इस तरह से इसरो की मार्केटिंग करके नए क्लाइंट्स लेकर आता है NSIL। ये व्यावसायिक शाखा है, कमर्शियल आर्म है इसरो की, क्लियर। अब दूसरा इन स्पेस। इन स्पेस क्या करेगा? देखो इन स्पेस जो है वो क्या करेगा, जो प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में SpaceX है जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका में, या अमेजॉन की है जिसे ब्लू ओरिजिन बोलते हैं, जेफ बेजोस की। तो प्राइवेट स्पेस एजेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं अमेरिका में जो काफ़ी सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया इस डिपार्टमेंट में अभी शुरू ही कर रहा है। मैं मानता हूं इंडिया में भी कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसीज आ रही हैं, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस है या एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है पिक्सेल। तो ये सब आ रही हैं लेकिन अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, राइट। तो ये जो कंपनीज हैं इनको सपोर्ट कर रहा है इसरो। इसरो कह रहा है आप मेरी टेक्नोलॉजी यूज करो, राइट, मैं अपना पेटेंट हटा लेता हूं। तो इसरो एक तरह से कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का विकास हो, इसके लिए बनाया गया है इन स्पेस। और दूसरा, इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लेकर आएगा। तो ये पर्पस है इसरो का इन स्पेस बनाने के पीछे, और ये डिफरेंस है NSIL और इन स्पेस में। और एक इसरो की कमर्शियल आर्म और है जिसका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष और इन स्पेस जो है वो लगभग एक जैसा ही काम करती हैं, राइट। लेकिन इसरो ने थोड़ा सा रोल क्लैरिफाई करा है। उन्होंने ये कहा है कि जो इन स्पेस है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को सुनेगा और फिर उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनाएगा। जनरली अंतरिक्ष क्या करती थी? अंतरिक्ष भी एक कमर्शियल आर्म है इसरो की। और अंतरिक्ष क्या करती थी? पहले प्रोडक्ट को बनाती थी जो इसरो, उसी को इंडस्ट्री के पास लेकर जाती थी। लेकिन अब इसरो जो है पहले इंडस्ट्री की बात सुनेगा, यानी कि डिमांड लेड अप्रोच होगी इसरो की, रादर देन सप्लाई लेड। सप्लाई लेड में यह होता है कि इसरो पहले कुछ बनाता है, यानी सप्लाई देता है, और फिर इंडस्ट्री के पास जाके पिच करता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है। लेकिन डिमांड लेड में यह है कि पहले आप इंडस्ट्री सुनो, इंडस्ट्री कौन सी स्पेस सर्विस चाहती है, और फिर उसके हिसाब से आप उसे तैयार करो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मैं यहाँ पे चीज़ और बता दूं, इसरो हालांकि बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है, लेकिन इसरो का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 3% है। हमारा लगभग $360 बिलियन का इंडस्ट्री है ये स्पेस सर्विसेज इंडस्ट्री, इसमें सिर्फ 3% मार्केट शेयर इसरो का है। तो इसी से पता चलता है कि इसरो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर, कोलैबोरेशन को लेकर, इन सब में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। दूसरा, इसरो का एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि वो स्ट्रेटेजिक उस पर फोकस करे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करे, स्ट्रेटेजिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करे। लेकिन इसरो का ज़्यादातर जो एफर्ट है 90% टाइम चला जाता है सैटेलाइट लॉन्च या रॉकेट लॉन्च वगैरह करने में, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट एजेंसीज नहीं है जो रॉकेट लॉन्च कर सकें। तो इसरो का बहुत सारा समय और रिसोर्सेज इसमें वेस्ट हो जाते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होगा इंडिया में तो फिर रॉकेट लॉन्च वगैरह और ये सब जो रूटीन चीज़ें हैं ये प्राइवेट सेक्टर कर पाएगा। ये भी एक सोच है इसरो की गोइंग फॉरवर्ड्स।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन स्पेस को लेके क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए, अब इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कई कंट्रीज हैं जो अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो एनासिस 2 ये सैटेलाइट है साउथ कोरिया की, मीरकाट ये है साउथ अफ्रीका की, ओफेक 16 है इजराइल की, और आर्कटिका M है अमेरिका की। इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो, साउथ कोरिया ने अपने इतिहास में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है एनासिस 2, ये ठीक है। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है मीरकाट, ये भी ठीक है। इजराइल की एक स्पाई सैटेलाइट है जिसका नाम है ओफेक 16, ये भी ठीक। आर्कटिका M रशिया की है, अमेरिका की नहीं है। तो सिर्फ डी गलत मैच है, आंसर है ओनली डी। क्लियर? बाकी चाइना ने भी कुछ सैटेलाइट छोड़े हैं, जैसे गाओफेन, जैसे एपस्टार 6D, राइट। तो इनके जो मिशन है उनके नाम भी बहुत आते हैं। जैसे अभी UAE ने अपना मिशन करा है मार्स के ऊपर जिसका नाम है होप मिशन, होप प्रोब बोल सकते हो, या इसे अरेबिक भाषा में अल अमल बोल सकते हो, अल अमल। चाइना ने भी अपना मिशन करा है मार्स पे जिसका नाम रखा है इन्होंने तियानवेन-1। और चाइना ने अपना मून मिशन भी करा है जिसका नाम है चैंग-E 5। और जो नासा है वो भी अपना मून मिशन करेगा और उसका नाम है आर्टेमिस मिशन। तो जो भी ये डेवलपमेंट्स हैं आपको याद रखनी है। सैटेलाइट के नाम काफ़ी आते हैं। इवन ईरान ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, एक का नाम है नूर और दूसरे का नाम है जफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अभी अभी 2 चीज़ें लॉन्च करी हैं, एक का नाम है रक्षिता और दूसरे का नाम है आसमी। तो रक्षिता और आसमी क्या हैं रेस्पेक्टिवली, क्रमशः? रक्षिता एक एम्बुलेंस है और आसमी एक पिस्टल है। रक्षिता एक टॉर्पेडो है और आसमी एक मिसाइल है। रक्षिता एक टॉर्पेडो है और आसमी एक पिस्टल है, या रक्षिता एक टैंक है और आसमी एक मिसाइल है? देखते हैं क्या है ये। सो रक्षिता जो है वो एक बाइक एम्बुलेंस है और आसमी एक पिस्टल है, तो आंसर है ऑप्शन ए। मैं आपको दिखा देता हूं दोनों। ये आसमी है और ये पहली हमारी देसी पिस्टल है जो तैयार की गई है, इस बात को ध्यान रखिए, राइट। ये पहली हमारी पिस्टल है जो तैयार करी गई है देसी। और ये है बाइक एम्बुलेंस। आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड के ऊपर पीछे एक एम्बुलेंस लगा दी है, यहाँ पे एक बेड लगा दिया है जिसपे जो CRPF के लोग हैं, तो ये CRPF को दी गई है क्योंकि जो सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा जो नक्सलाइट एरियाज़ हैं वहाँ पे आप बड़ी गाड़ियाँ जंगलों में नहीं ले जा सकते, उतनी सड़कें नहीं हैं, तो नैरो रोड्स पे ये एम्बुलेंस हमारी CRPF की मदद करेगी। अच्छा, ये बनाई किसने है ये बाइक एम्बुलेंस? DRDO की लेबोरेटरी ने बनाई है जिसका नाम है इनमास। तो लेबोरेटरी का नाम भी याद रखिए, इनमास मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, ये दिल्ली में है और इन्होंने इसको बनाया है। क्लियर? और अगर मैं इसकी पिस्टल की बात करूं तो याद रखिए इस पिस्टल को तैयार करा है DRDO की लेबोरेटरी ने जिसका नाम है ARDE और ये पुणे में है। ARDE की फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। आर्मामेंट मतलब हथियार, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये पुणे में है। और आसमी का मतलब होता है प्राइड या सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मशीन पिस्टल है, 9 मिलीमीटर एम्यूनेशन की है ये, और इसका वजन 2 किलो से कम है, 2 किलो से भी कम वजन है इसका। एक वैसे पिस्तौल और तैयार करी है भारत ने अभी जो ARDE ने इसी लेबोरेटरी ने बनाई है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर बनाई है, और इस बंदूक का नाम है कार्बाइन। तो कार्बाइन CARBI यानी कार्बाइन भी बनाई है, इसके ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी बहुत जल्दी हम सेना में इनकलकेट कर देंगे। तो दोनों याद रखिए, DRDO ने रक्षिता नाम की बाइक एम्बुलेंस बनाई है और आसमी नाम की पिस्टल बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से संगठन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना आसान भी नहीं है। किस संगठन की बात हो रही है? इस संगठन की 3 क्वालिटीज दी हैं। इस संगठन का हेडक्वार्टर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। यह संगठन 2015 में कंसीव किया गया था, यानी अनाउंस किया गया था, लेकिन फॉर्मली लॉन्च हुआ था 2017 में, और लॉन्च हुआ था ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड में। इस संगठन का मेन मिशन ये है कि जो गरीब देश हैं उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पे दवाइयां दी जाएं जिससे पेंडेमिक्स को रोका जा सके। और हम यहाँ पे कोविड टाइम में बात कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल आने बहुत ज़्यादा लाजमी हैं। इस संगठन का काम क्या है? इस संगठन का मेन मिशन ये है इक्विटेबल एक्सेस इन पेंडेमिक्स, सेलिंग वैक्सीन टू द डेवलपिंग नेशंस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। क्या ये बात हो रही है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी गावी की, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन यानी सेपी की,
कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI की, या इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर IVAC की? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सो आप समझ गए होंगे, ये बात हो रही है सेपी की, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। और गावी भी इंपॉर्टेंट है। गावी जो है वो क्या करता है? गावी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है गावी। और गावी मैं आऊँगा, एक गावी पे मैंने क्वेश्चन और बनाया है, उसमें बताऊँगा गावी के बारे में डिटेल में। तो गावी का हेडक्वार्टर जनेवा में है, ओस्लो में नहीं है, तो यहीं पे ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। और गावी 2000 में बना था, सन 2000 में, ना कि 2017 में। CDRI तो बिल्कुल अलग चीज़ है, ये तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है CDRI का, और ये इंडिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है डिजास्टर रिलीफ के लिए। और इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में है, राइट। तो इसका आंसर है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। और ये जो कोalition है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का, ये इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसका ये काम है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने गावी के बारे में बनाया है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गावी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन है गावी। जो गावी है इसको इंडिया सबसे ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करता है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वैक्सीन टू गावी। और तीसरा एक प्रोजेक्ट है कोवाक्स, इसको लीड कर रहा है, यानी ये मिलके कर रहे हैं सेपी, गावी और WHO। सेपी, गावी और WHO मिलके कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। तो देखते हैं कौन सा ठीक है। देखो, गावी अलायंस में पहला स्टेटमेंट ठीक है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके, सारे संगठन मिलके काम करते हैं गावी में। इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर है वैक्सीन्स का गावी को, ये भी ठीक है। लगभग 55% से 60% दवाइयाँ गावी को इंडिया सप्लाई करता है। और प्रोजेक्ट कोवाक्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कोवाक्स ये है कि जो गरीब देश हैं उन्हें 2 बिलियन डोजेज जो हैं कोविड वैक्सीन की, वो प्रोवाइड करेगा WHO, गावी और सेपी। तो इसका टारगेट बस आपको याद रखना है, टारगेट है 200 करोड़ यानी 2 बिलियन डोजेज। प्रोजेक्ट कोवाक्स, यस, इसको तीनों मिलकर चला रहे हैं, गावी, WHO और सेपी। ये भी ठीक है, तो आंसर है ऑल आर करेक्ट। क्लियर? और गावी का, जैसे मैंने बताया, गावी का हेडक्वार्टर जनेवा में है और जनवरी 2000 में ये बना था। इसमें बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं, जैसे बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन, WHO, बहुत सारी दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ ये कैसे काम करता है। अब इंडिया सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनाता है, ये आप जानते हैं। तो एस्ट्राजेनेका की जो दवाई है, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका की दवाई है कोविशील्ड, उसको बनाने के लिए भारत की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को काफ़ी बड़ा लोन गावी ने दिया था, जिससे आप अपनी वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाएं। तो ये एक एग्जांपल है किस तरह से गावी हेल्प करता है वैक्सीन प्रोडक्शन में और पुअर कंट्रीज़ को वैक्सीन देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आई फ्लोज मुंबई के बारे में है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आई फ्लोज मुंबई के बारे में ठीक है? आई फ्लोज मुंबई एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, यानी बाढ़ आ जाए तो उससे बचाने के लिए एक सिस्टम है, फ्लड वार्निंग सिस्टम है आई फ्लोज मुंबई। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। मुंबई एकमात्र शहर है जहां पे आई फ्लो सिस्टम लगाया गया है। देखिए, आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, ये ठीक है। आप जानते हैं मुंबई में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट। मुंबई जो है वो वेस्टर्न घाट्स में जो बारिश होती है उसी एरिया में है मुंबई, कोस्टल सिटी है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी ठीक है। लेकिन मुंबई एकमात्र शहर नहीं है, मुंबई दूसरा शहर है चेन्नई के बाद जहां पे आई फ्लोज लगाया गया है। तो सी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर है ए एंड बी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। और ये आई फ्लोज काम कैसे करेगा? बाढ़ आने से 6 से 72 घंटे पहले ही, 6 to 72 आवर्स पहले ही ये बाढ़ की चेतावनी दे देगा। चेन्नई के बाद दूसरा है मुंबई जहां पे आई फ्लोज सिस्टम लगाया गया। चलिए, अब इनमें से बहुत सारे आपको चीज़ें दी हैं जो अभी अभी बनी हैं इस साल, पिछले 6 महीनों में इनफैक्ट। इनमें से DRDO ने कौन कौन सी बनाई है? ठीक है, मैंने 5 चीज़ें दी हैं यहाँ पे, इनमें से DRDO के द्वारा कौन सी बनाई गई हैं? DRDO ने एक मास्क बनाया है जिसका नाम रखा है पवित्र पति। DRDO ने एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट बनाया है जिसका नाम रखा है औषध तारा। DRDO ने एक स्प्रे बनाया है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जिसका नाम रखा है अनन्या। DRDO ने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया है जिसका नाम है अतुल्य, और एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है आश्रय। इनमें से DRDO ने क्या बनाया है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताइए DRDO ने क्या बनाया है। तो इसका आंसर है नहीं, नन। इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है।
तो मैं बता देता हूं, ये पांचों की पांचों चीजें जो हैं ये बनाई हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो पुणे में है उसने, डीआरडीओ ने इनमें से एक भी चीज नहीं बनाई है। ये पांचों की पांचों चीजें बनाई हैं पिछले 6 महीनों में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो पुणे में है, और इनके नाम अच्छे से याद कर लो, पवित्र पति मास्क, औषध तारा एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि ये चीजें क्या हैं, जैसे पवित्र पति एक मास्क है, औषध तारा अनन्या नाम का स्प्रे, अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर और आश्रय मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम। अब आते हैं हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है। तो इसरो के जो सैटेलाइट लॉन्च है उनकी बात हो रही है। GSAT-30, इसमें ये जो सैटेलाइट लेकर रॉकेट उड़ा था, जो लॉन्च व्हीकल था वो था एरियन 5। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, इसको लेके उड़ा था PSLV C50, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01 यानी CMS 01 को लेके उड़ा था PSLV C49, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट 2020 में सबसे पहला सैटेलाइट जो छोड़ा था इसरो ने वो था GSAT-30, एरियन 5 रॉकेट लेके उड़ा था, और ये लॉन्च हुआ था फ्रेंच गिनी से। इंडिया में तो जो भी सैटेलाइट लॉन्च होगा वो एक ही जगह से होगा, और वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के। अब हम एक नया रॉकेट लॉन्च पैड बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहा है? इसरो अपना नया रॉकेट लॉन्च पैड बना रहा है एक जगह पे जिसका नाम है कुलाशेखरापट्टिनम। तो कुलाशेखरापट्टिनम तमिलनाडु में है, जहां पे इसरो अपना नया रॉकेट लॉन्च पैड बना रहा है, क्योंकि हम पूरी तरह से निर्भर करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो ये बी और सी गलत हैं क्योंकि इंटरचेंज किए हुए हैं। EOS को लेके उड़ा था PSLV C49 और CMS को लेके उड़ा था PSLV C50। तो इसके अंदर कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो सिर्फ ए ठीक है इसमें। तो आंसर है, इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो आंसर हो गया बी एंड सी। अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, इनमें से आर्टेमिस मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? आर्टेमिस मिशन आप जानते हैं कि ये मून पर मिशन कर रही है, नासा कर रही है इसे। तो आर्टेमिस मिशन से पहली महिला चांद पर जाएगी, यानी कोई भी महिला आज तक चांद पे नहीं गई है, आर्टेमिस मिशन पहला है जिससे महिला चांद पे जाएगी। दूसरा, नासा ने आखिरी बार जब ह्यूमंस को मून पे भेजा था वो था 1972 में, और अपोलो लूनर मिशन में भेजा था। इस मिशन का कोड नेम है जेमू, XEMU। पहला ऑप्शन ठीक है, पहली बार महिला चांद पे जाएगी। इसमें एक्चुअली 18 एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष में, 9 महिलाएं होंगी और 9 इसमें पुरुष होंगे, और एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन भी जा रहे हैं इसमें जिनका नाम है राजाचारी। राजाचारी इंडिया में तेलंगाना से हैं वैसे इनके फादर, लेकिन ये अमेरिका के सिटीजन हैं आज, तो ये भी ध्यान रखिए। राजाचारी एकमात्र इंडियन एस्ट्रोनॉट है, 18 में इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आर्टेमिस मिशन में ये ठीक है, पहली बार एक महिला चांद पे जाएगी, 9 महिलाएं जाएंगी, इनफैक्ट एक भी नहीं। आखिरी बार नासा ने 1972 में किया था, ये भी ठीक है, और इसका कोड नेम नहीं है जेमू। एक्चुअली इसमें जो पोशाक पहनी जाएगी, जो ड्रेस पहनी जाएगी, उसका नाम है जेमू। जो स्पेस सूट पहना जाएगा, स्पेशल स्पेस सूट तैयार किया गया है नासा के द्वारा जिसका नाम है जेमू, यानी कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है, एक्स मतलब एक्सप्लोरेशन, ई मतलब एक्स्ट्रा व्हीकुलर, एम मतलब मोबिलिटी और यू मतलब यूनिट। यहां पे आपको एक और चीज बता दूं, एक वर्ड कई बार आता है EVA। EVA मतलब होता है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी को हम स्पेस वॉक भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी को हम स्पेस वॉक भी बोलते हैं। कई बार अपने स्पेस शटल से निकल के या स्पेस क्राफ्ट से निकल के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अंतरिक्ष में तैरते हैं, वॉक करते हैं, उसे बोलते हैं स्पेस वॉक। इसको टेक्निकली EVA बोला जाता है, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। सो ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो नंबर 1। ये आपको कैसा लगा? बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा वीडियो नंबर 2। इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर गौरव गर्ग करके सर्च करिए टेलीग्राम पे। जिस टेलीग्राम ग्रुप में 75,000 मेंबर हों वो मेरा ग्रुप है, क्योंकि बहुत सारे फेक बनाए हुए हैं लोगों ने, उनमें भी हज़ारों मेंबर्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और हमारे पेड कोर्स भी आता है UPSC के लिए, सबसे बेस्ट सेलिंग कोर्स इंडिया का, सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। दिल्ली में जो कोचिंग की फीस है उससे सिर्फ 1/10वें दाम पे अवेलेबल है। आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा जो क्रैश कोर्स है एकदम फ्री है, तो इसको एंजॉय करिए और वेट करिए सेट 2 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।